हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। कल जब 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की एग्जाम हुई थी, जिसमें सभी शिफ्टों में बायोलॉजी से 311 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सभी 311 क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ये 9th नंबर की क्लास है, जिसमें मैं आपको 81 यानी कि 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। इस तरफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस तरफ इस क्वेश्चन का हल करवाने वाला हूँ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप ये टेस्ट दे सकते हो। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि ब्रायोफाइलम में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए पत्तियों की कोर पर विकसित हुए कलियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है पंखुड़ी। ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर डी है स्त्रीकेसर। देखो भैया, यहाँ पर कायिक परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? कायिक परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है। तो आपको पता होना जरूरी है कि ये कायिक परिवर्तन क्या है। इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या है? तो याद होना जरूरी है आपको, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये क्या है? ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आप फर्क तो समझते हो ना। लैंगिक जनन में दो जनन भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जनन के लिए, जबकि अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है जनन के लिए। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, फिजन यानी कि विखंडन, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। वैसे ही ये है भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक परिवर्तन। एक होती है बडिंग, जिसे आप मुकुलन कहते हो। ये सभी अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं और इनसे मैंने 2024 के आपके रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे कि आरआरबी एएलपी का हुआ था, सीबीटी फर्स्ट, आरआरबी जेईई की एग्जाम हुई थी, आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर हुए थे, ये सभी पेपर मैंने आपके बहुत अच्छे से देखे हैं। तो भैया अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी अलैंगिक जनन की विधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे आने वाली एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो अभी एग्जाम हुई थी 2024 में, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना। मैंने सारी अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ा रखी है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कायिक परिवर्तन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें जनन के लिए एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि मैं लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अलैंगिक जनन की यह वह विधि है, अलैंगिक जनन की यह वह विधि है जिसमें पादप के कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती या फिर कली से नए पादप का निर्माण होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है कायिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? इसमें पादप के किसी कायिक भाग से, जैसे कि जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर कली से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। याद रखना, इसमें बीज जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो अगर तना है तो तना में अदरक से हल्दी, इसके अलावा अदरक, हल्दी, गन्ना, आलू में, इन सब में भैया तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अदरक में, हल्दी में, गन्ना में, आलू में किसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है? तना के द्वारा,
ठीक है। उसके अलावा अगर हम जड़ की बात करें, जड़ की बात करें तो जड़ में आता है भैया शकरकंद और डहलिया। जड़ में कौन आता है? जड़ में आता है मेरे भाई शकरकंद और डहलिया, शकरकंद और डहलिया। और पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में आता है भैया आपका ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ब्रायोफाइलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक एग्जाम्पल है बेगोनिया, ये याद कर लेना भैया, बेगोनिया और ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम से अब की बार 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, ये चीज़ आपको याद होना जरूरी है। देखो, अरे जनन का मतलब तो समझते हो ना, नए जीव का निर्माण, अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। जैसे कि हम जो है वो हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। गाय भैंस है, गाय है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, भैंस है अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, ठीक है। जनन को रिप्रोडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। अब ये जो जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर की और मादा की आवश्यकता होती है, यानी कि दो जनक की आवश्यकता होती है जिनके तहत नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है तो दो जनक की आवश्यकता होगी, एक नर की आवश्यकता होगी और एक मादा की आवश्यकता होगी। लेकिन बहुत सारे जो निम्न स्तर के जीव हैं उनमें क्या होता है भैया, जो जनन होता है, जो नए जीव का जो निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन विधि के द्वारा होता है। उसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। ये चीज आपको पता होना जरूरी है। ना ही उनमें नर युग्मक का निर्माण होता है, न ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में शुक्राणु और महिलाओं के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है, तो अलैंगिक जनन की विधियों में ये शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनते हैं। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की ये बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फिजन, विखंडन एक विधि है अलैंगिक जनन की जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। एक होती है फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहा जाता है। एक होती है बडिंग, जिसे मुकुलन कहा जाता है। एक होती है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक परिवर्धन, इसके द्वारा भी नए जीव का निर्माण होता है। एक होती है रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, इसके द्वारा भी नए जीव का निर्माण होता है। एक होती है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, इसके द्वारा भी नए जीवों का निर्माण होता है। तो ये अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। इनके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 81 कि भैया ब्रायोफाइलम में जो कायिक परिवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो मेरे भाई पत्तियों के द्वारा होता है। तो ये पता होना जरूरी है। जड़ में ये शकरकंद और जो डहलिया है इसमें जो कायिक परिवर्धन होता है वो जड़ के द्वारा होता है, आपको पता होना जरूरी है। अदरक, हल्दी, गन्ना और आलू, इसमें जो कायिक परिवर्धन होता है यानी कि नए जीव का निर्माण होता है कायिक परिवर्तन के द्वारा, वो तना के द्वारा होता है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम बहुत ज्यादा पूछा गया है 2024 में, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप के कायिक भाग से जैसे कि जड़, तना, पत्ती और कली से नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? इससे पहले भैया मैं 80 क्वेश्चन करवा चुका आपको। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए, तो ये मान लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि यदि एक स्नायु लिगामेंट होता है कि नहीं, यहाँ पे बताएंगे क्या काम करता है। दो अस्थियों को जोड़ता है, इसने ही बता दिया क्वेश्चन में ही। तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है? आपके ऑप्शन है उपास्थि जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी है तंतु प्रसु जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी है कंडरा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी है रुधिर जोड़ता है। देखो ध्यान से बात समझना मेरी बात को। मान लीजिए एक हड्डी है, कुत्ते के मुंह में आपने इस तरीके की हड्डी देखी होगी और एक ये हड्डी है, तो इन दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि लिगामेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? लिगामेंट या फिर स्नायु, इसे तंतु भी कहा जाता है, ये करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई हड्डी है, ये क्या है? ये आपकी बोन है, और ये बोन अगर पेशी से जुड़नी है, मान लीजिए मांसपेशी समझते हो ना, अरे भाई आपकी हड्डियों के ऊपर मांसपेशी होती है, ये क्या है? ये मसल्स है, यानी कि मांसपेशी है। अगर इस मांसपेशी को
किससे जोड़ना है? इस हड्डी से जोड़ना है। आपको पता है हड्डियों के ऊपर मांस चिपका हुआ रहता है, तो वो किससे जुड़ता है? तो वो जुड़ता है भैया किससे? टंडन की सहायता से। टंडन की सहायता से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडरा की सहायता से जुड़ता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर बोन टू बोन यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ना है तो क्या याद करोगे? लिगामेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। और अगर हड्डी के साथ में मसल्स को जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? टंडन। तो दो चीजें याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, मिटा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 83 83। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क यानी कि किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर डक्ट, ऑप्शन नंबर बी है सीसन, ऑप्शन नंबर सी है श्रोणि, ऑप्शन नंबर डी है मूत्र मार्ग। देखो भैया, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 5 जनवरी से मैंने एक बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, एनडीए, पीसीएस, सीडीएस, नीट, पटवार, पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक करवाने वाला हूँ। लगभग 20 से 22 चैप्टर करवाने वाला हूँ भैया मैं आपको बायोलॉजी में। तो अगर एक बार आपने मेरे से बायोलॉजी पढ़ लेना मेरे भाई, जिंदगी में आपको किसी जगह से बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी के साथ वादा है। तो अगर आपने बैच नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने बैच ले लिया है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच से संबंधित डिटेल का। और अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिलता है, नई चीजें समझ में आ जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि भैया मुझे बैच लेना है। बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है भैया, आपको लिंक मिलेगा नीचे, उस पर क्लिक करना है। 29 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 महीने के लिए। अगर आपको वीडियो देखनी है मेरी तो 29 रुपये देने पड़ेंगे। 29 रुपये पर मंथ की मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब जा करके आप बैच वाली वीडियो देख सकते हो। 5 से 5.5 महीने में मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। ठीक है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम करा दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया है, एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया है, और स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। 4 चैप्टर अब तक मैं आपको करवा चुका। इस महीने के एंड तक भैया हम 6 चैप्टर कर लेंगे। इसके अगले महीने में लगभग 15 मार्च तक मैं आपको जूलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है कि मार्च पूरा निकल जाए, लेकिन मई तक तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। कुल मिलाकर के बात यह है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बैच वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ये क्वेश्चन अभी आपसे 2024 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी पढ़ा चुका। यूट्यूब पर एक्सोक्राइन सिस्टम वाला, एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर देखना आप, उसमें मैं आपको पहले भी करवा चुका। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एक्सीलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। ये क्या होती है? ये है आपकी किडनी। ये क्या है? किडनी। और किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन यानी कि रक्त को छानना और यूरिन फॉर्मेशन का यानी कि मूत्र निर्माण का यही काम होता है। अरे मेरे भाई यही काम होता है ना, यही काम होता है मेरे भाई। तो किडनी यूरिन का निर्माण करती है यानी कि मूत्र का निर्माण करती है ब्लड को छान करके। इस किडनी से इस तरीके से 2 डक्ट लगी हुई होती है। एक डक्ट ये रही और एक डक्ट ये रही। ऐसे 2 डक्ट लगी हुई होती है। ठीक है, 2 डक्ट लगी हुई होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब ये 2 डक्ट जो होती है ना, वो यूरिन को इस किडनी से खा लेकर के आती है, इसमें लेकर के आती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में बोला जाता है मूत्राशय। इसमें यूरिन कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। मेल में
इसकी भराव क्षमता अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मैंने बैच वाले में आपको बहुत अच्छे से बताया था। 800 ml तो मेल में होती है और फीमेल में होती है 500 ml। 150 से 200 ml यूरिन इकट्ठा हो जाने पर यूरिनरी ब्लैडर में फीलिंग आने लग जाती है यूरिन को बाहर निकालने की, यानी कि टॉयलेट जाने की। और ये किडनी से इस यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में जो मूत्र को ले रहा है, उस डक्ट को कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरेटर डक्ट। क्या कहा जाता है? यूरेटर डक्ट कहा जाता है, यानी कि मूत्र वाहिका कहा जाता है। और फिर जिस रास्ते से मूत्र बाहर निकलता है उस रास्ते को कहा जाता है यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। अब देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में ही आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? यह आपका वृक्क रहा, यानी कि किडनी रही। वृक्क किडनी को ही कहा जाता है। तो किडनी को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? यूरेटर डक्ट जोड़ती है, मूत्र वाहिका जोड़ती है। याद रखना, ये एनडीए की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पाथवे ऑफ यूरिन, यूरिन का रास्ता क्या है? तो किडनी में तो यूरिन का निर्माण होता है, यूरेटर डक्ट की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और फिर यूरेथ्रा की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये है भैया आपके यूरिन का रास्ता, जिसमें पहले नंबर पर आती है किडनी, दूसरे नंबर पर आती है यूरेटर डक्ट, तीसरे नंबर पर आती है यूरिनरी ब्लैडर और चौथे नंबर पर आता है यूरेथ्रा। बताओ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखो, चीजें सारी समझ में आएगी, बस आपको हमारा साथ देना होगा। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? अभी मैंने आपको अलैंगिक जनन की एक विधि पढ़ाई थी। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइरोगायरा और ऑप्शन नंबर डी है प्लेनेरिया। बताओ, अभी मैंने आपको अलैंगिक जनन की एक विधि पढ़ाई थी। मैंने आपको कौन सी पढ़ाई थी? कायिक परिवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाई थी। एक होती है भैया मुकुलन, एक कौन सी होती है? एक होती है मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मेरे भाई बडिंग। ये भी क्या है? ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। इसमें जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मेरे भाई हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन करता है, जो प्रजनन करता है, वो अलैंगिक जनन की विधि द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसे जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। अब ये जो उभार है इसे कहा जाता है मुकुल या फिर बड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस उभार को क्या कहा जाता है? इसे मुकुल या फिर बड कहते हैं। और ये क्यों हुआ है एक जगह पर? तो एक ही जगह पर भैया बहुत सारी जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना एक ही जगह पर, तब जाकर के भैया आपको ये मुकुल या फिर बड दिखाई देता है। तब जाकर के आपको ये मुकुल या फिर ये बड दिखाई देता है। फिर क्या होता है? इस मुकुल ये वृद्धि करता है। ये मुकुल क्या करेगा? ये मुकुल वृद्धि करेगा भैया, और वृद्धि करके पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है और बाद में जनक से क्या हो जाता है? ये जनक से अलग हो जाता है। जनक, ये जनक है भैया, ये क्या है? जनक है। जनक से अलग हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है भैया हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। और एक एग्जाम्पल और होता है इसका ईस्ट।
कौन सा, इष्ट कवक, ये एक कोशिकीय कवक है, ये इष्ट। तो अब ये जो भैया, अब आपके सामने ये जो उभार आया है समसूत्री विभाजन के कारण एक ही जगह पर, बाद में ये वृद्धि करेगा और ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा कुछ इस तरीके से, और बाद में फिर ये जनक से अलग हो जाएगा, यहाँ से टूट करके यहाँ से गिर जाएगा, इस तरीके से नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा विकसित होकर के पूर्ण रूप जीव में। और इस विधि को क्या कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है मुकुलन या फिर बडिंग कहा जाता है। तो इस अलैंगिक जनन की वह विधि है मुकुलन या बडिंग, जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। उभार किसके कारण हुआ है, तो एक ही जगह पर जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो इस तरीके से उभार आपको देखने को मिलता है, जिसे मुकुल या बड कहा जाता है। फिर ये मुकुल जो होता है, ये जो बड होता है, ये भैया वृद्धि करेगा और नए जीव का निर्माण करके ये जनक से अलग हो जाएगा। इस विधि को क्या कहा जाता है, इस विधि को मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। ऐसा हाइड्रा में और आपको किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में और इष्ट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा और इष्ट में देखने को मिलता है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 84 में किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 25 समझ में तो आ रहा है ना आपको, सारी चीजें समझ में आएगी, बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 85, देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि यदि अंकुरित बीज में छुपे हुए भावी प्रभाव, इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूचर शूट को प्रांकुर कहा जाता है, तो अंकुरित बीज का भावी मूल क्या होगा। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है बाह्य दल, ऑप्शन नंबर डी है मूलांकुर। देखो भैया, एक चीज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पौधा है। तो इस पौधे पर मैंने क्या बना दिया, ये तो है भैया पुष्प, ठीक है। और ये क्या है, ये है भैया पत्तियां। ये क्या है, ये तना है, ठीक है। एक पत्ती यहां पे भी बना देता हूं, ये लो। और ये क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया भैया फल, ठीक है। और कुछ तरीके इस तरीके से यहाँ पर नोड पाई जाती है। ये क्या है, ये नोड है, बाद में आपको पढ़ाएंगे ये नोड क्या होती है। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये नोड होती है। ये क्या होती है, ये नोड होती है, बस इतना याद रखना है। और नीचे की तरफ क्या होती है, नीचे की तरफ जड़ होती है। नीचे की तरफ क्या होती है, इस तरीके से जड़ होती है। और ये आपका भूमि वाला भाग है। तो देखो, ये ऊपर वाला जो वाला भाग है ना, इसको तो हम कहते हैं सूट, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं रूट। रूट कहा जाता है जड़ को, ये जड़ी है आपकी। सूट कहा जाता है, सूट सिस्टम या प्रहोतंत्र वह भाग है जिसमें पुष्प आता है, पत्तियां आती है, तना आता है, फल आता है और नोड आता है। ये सभी मिलकर शूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जब आप बीज बोते हो ना, बीज, तो बीज का ऊपर वाला भाग जो होता है इसे कहते हैं प्रांकुर। तो इससे तो किसका निर्माण होता है, इससे तो सूट का निर्माण होता है, इससे तो सूट वाले भाग का निर्माण होता है। और नीचे की तरफ ये वृद्धि करता है, ये होता है मूलांकुर। और ये मूलांकुर जो होता है ये जड़ का निर्माण करता है, यानी कि ये रूट का निर्माण करता है।
तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो, कि यदि अंकुरित बीज में छुपे हुए भावी प्रवाह यानी कि फ्यूचर शूट को प्रांकुर कहा जाता है। यह आगे वाले यानी कि जो शूट का निर्माण करेगा भविष्य में जाकर के, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रांकुर कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अंकुरित बीज का भावी मूल्य यानी कि फ्यूचर रूट क्या होगा, रूट क्या होगा, तो मूलांकुर होगा मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो अंकुरित बीज होता है, तो अंकुरित बीज के जिस भाग से कहने का मतलब तने का, पत्तियों का, फल का, पुष्प का, नोड का निर्माण होता है, वो सूट भाग होता है। तो जिस भाग से होता है उसे प्रांकुर कहा जाता है, और बीज के जिस भाग से जड़ का निर्माण होता है उसे मूलांकुर कहा जाता है। यही बात मैंने आपको बताई है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब पहले तो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, क्योंकि स्लाइड चेंज नहीं की है भैया, नहीं तो फिर हमारी वीडियो सेव कैसे रहेगी, आप कैसे पढ़ोगे। बताओ भैया, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 85 क्वेश्चन समझ में आ गए, 85 नंबर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86, ये इजी है भैया, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ समझाने वाली कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है। तो भैया याद रखना, जो पेशीय कोशिका होती है आपकी, जो पेशीय कोशिका होती है, जो आपकी मसल्स होती है भैया, आपकी जो मसल्स होती है, इनमें क्या है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का गुण पाया जाता है। इनका क्या पाया जाता है, इसमें गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेशीय कोशिका हो जाएगी, मांसपेशी कोशिका, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तंत्रिका कोशिका नहीं होगी, उपास्थि नहीं होगी, अस्थि नहीं होगी, पेशीय कोशिका होगी, क्योंकि इनमें ही भैया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का गुण पाया जाता है, यानी कि संकुचन का और शिथिलन का, एक बार सिकुड़ने का और एक बार फैलने का गुण पाया जाता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखो, क्वेश्चन नंबर 87 आपसे बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, मैंने एसएससी में भी देखा है ये क्वेश्चन बार बार, और रेलवे एएलपी में भी देखा था, शायद जेई में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बेच में बहुत अच्छे से, जब मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें जब मैंने आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था भाई, एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चलते नहीं है यार, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है टोटल 9। हाइपोथैलेमस का नाम सुना है, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का नाम सुना है, आपके ब्रेन में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड्स यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों ग्रंथियां आपके ब्रेन में पाई जाती है। तीनों के तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि, तीनों के तीनों हार्मोन बनाती है। दो आपके गले में होती है, एक होती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है थायराइड ग्लैंड। एक कौन सी होती है, एक होती है मेरे भाई थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, और इसके पैरों में पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है T3 और एक होता है T4। और इन दोनों के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा भैया ये थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये T3 और T4। T3 देखो, T3 का निर्माण कैसे होता है, T4 का निर्माण कैसे होता है, इनके निर्माण में ये आयोडीन कैसे सहायता करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये जो आयोडीन होता है ये कैसे सहायता करता है? तो एक होता है टायरोसिन एमिनो एसिड। अब ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है ये तो हमारे शरीर में नेचुरली रूप से उपस्थित होता है, लेकिन आप नमक खाते हो, नमक से आपको क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। देखो अगर आपने प्रचार में आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन नमक से प्राप्त होता है, साल्ट से प्राप्त होता है। तो जब 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ते हैं ना, तब जाकर के T3 का निर्माण होता है। और जब 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ में जुड़ते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड के, तब जाकर के T4 का निर्माण होता है। इन दोनों का सेम कार्य होता है, जिनमें से एक कार्य तो आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चापचिया को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। कौन? ये T3 और T4। इसे थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है एक साथ में, या थायराइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसे। तो ये छोटी छोटी चीजें इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो जाकर के पढ़ लेना। बताओ ये चीजें समझ में आ गई? तो एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में भैया हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि बेच नहीं लिया है तो ले लेना भैया, आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम जैसे पास आएगी फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आप मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, या फिर साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे। बायोलॉजी पढ़ने का भी मौका है, एक बार पढ़ लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जिंदगी में कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। जो अभी लेटेस्ट जो अभी क्वेश्चन पूछे गए हम उस आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैया थायरोक्सिन हार्मोन। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? 3 कोशिकांग, 3 सेल ऑर्गेनेलिज के नाम बता रहा हूं। आपके ऑप्शंस है गोल्गी बॉडीज यानी कि गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर होगा भैया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियस की स्पेलिंग। एक होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, ठीक है। और एक कौन सा होता है? एक होता है प्लास्टिड। इन तीनों के पास में क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो कभी एग्जाम में पूछे तो बता देना। कोशिका वाला चैप्टर भी मैंने बैच में नहीं पढ़ाया है, तो अभी आपके पास मौका है, जा करके भैया बैच ले लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 88 समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। मिटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 89 देखो। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? बाइनरी फिजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, एमाइटोसिस के द्वारा। देखो ये कोई कोशिका है, जब ये विभाजित करेगी तो विभाजन से पहले इसमें वृद्धि होती है और उसके बाद में इसका क्या होता है? विभाजन होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी कोशिका में 2n गुणसूत्र है, तो वृद्धि के टाइम भी 2n गुणसूत्र होगा, है कि नहीं है? और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, दोनों के बारे में ही मैं आपको बता दूं। समसूत्री विभाजन में ये क्या है? ये मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी का ही विभाजन होगा और इससे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये पहले तो वृद्धि करती है, ठीक है। कोशिका विभाजन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो बैच वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बैच ले लेना आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। वृद्धि के बाद में फिर इसका विभाजन होता है भैया।
तो जब भी विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में यानी कि माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में भैया गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, 2n है तो 2n ही होगा। लेकिन अगर ये मात्र कोशिका है, ये क्या है, ये संतति कोशिका होगी भैया, जो नई कोशिका बनेगी ना उनको संतति कोशिका या फिर पुत्री कोशिका कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो समसूत्री विभाजन में तो मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर 2n गुणसूत्र है मात्र कोशिका में तो संतति कोशिकाओं में भी 2n गुणसूत्र ही होगा। अगर मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो संतति या पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे भैया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये मात्र कोशिका है और इस मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो पहले तो ये वृद्धि करेगी और उसके बाद में इसका विभाजन होगा, तो वृद्धि के टाइम भी गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती है। और जब विभाजन करेगा तो भैया पहली बात तो यह है कि अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि माइटोसिस में वो तो प्रोसेस लंबी होती है। देखो सीधी सी बात यह है कि नहीं, अर्धसूत्री विभाजन में वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। एक माइटोसिस फर्स्ट होता है, एक माइटोसिस सेकंड होता है। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली बात तो एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो बनने वाली कोशिका है, इसमें जो संतति कोशिका बनेगी, इसमें जो संतति कोशिका बनेगी, इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाएगी। जैसे कि 2n है ना, तो सब में कैसी हो जाएगी, n हो जाएगी भैया। तो इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें, माइटोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में। ये माइटोसिस नहीं, मियोसिस है यार, दिमाग कहाँ चल रहा है। मियोसिस, मियोसिस की मियोसिस 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 ये है भैया इसकी स्पेलिंग, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसकी आधी हो जाती है। अर्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो भैया मात्र कोशिका में जो है वो आधी, मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं में, पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। तो यहाँ पर 2n है, यानी कि मान लीजिए 46 गुणसूत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे भैया सभी में। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई। अगर यहाँ पर 46 गुणसूत्र है तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी मेरे भाई। और अगर यहाँ पर 46 गुणसूत्र है समसूत्री विभाजन में, तो यहाँ पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी भैया। समसूत्री विभाजन में एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चीज आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में एग्जाम्पल भी बता दूंगा, सारी चीजें मैं बता दूंगा। फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर ध्यान रखना। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, है कि नहीं। तो इसमें गुणसूत्र समान होते हैं मात्र कोशिकाओं में, और बनने वाली जो नई कोशिका है जिन्हें संतति कोशिका या पुत्री कोशिका कहते हैं, तो इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर इसमें 2n गुणसूत्र है तो इसमें बनने वाली जो कोशिका है जिसे संतति कोशिका कहते हैं, तो उसमें भी गुणसूत्र की संख्या समान होगी। किसमें, समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री में अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। जैसे कि मात्र कोशिका है 2n, तो इसमें जो संतति कोशिका बनेगी उस संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि 46 गुणसूत्र है तो 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, सभी में समान होंगे। लेकिन मात्र समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। जितने मात्र कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उतने ही भैया संतति कोशिका में गुणसूत्र होंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जितने मात्र कोशिका में गुणसूत्र उनके आधे हो जाएंगे भैया संतति कोशिका में गुणसूत्र। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया ना समझ में, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 90 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है।
आपके ऑप्शन है पक्षी, मछली, स्तनधारी, उभयचर। याद रखना मेरे भाई, आपकी जो मछलियां होती है, ये तो पेन बिल्कुल ही नहीं चल रहा है यार। आपकी जो मछलियां होती है ना, मछली, इस मछली के हृदय में 2 कक्षक होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, हृदय के 2 कक्षक होते हैं। लेकिन जो उभयचर है, जैसे कि मेंढक और जो सरीसृप है, जो रेंग कर चलते हैं, मेंढक, सांप, छिपकली, तो सांप और छिपकली तो आकाश में आएंगे, सरीसृप में, और उभयचर में कौन आएगा, मेंढक। तो इसमें जो गुण, इसमें जो हृदय के कक्षकों में जो कितने इनके हृदय में कितने कक्षक होंगे, तो इनके हृदय में 3 कक्षक होंगे मेरे भाई। जबकि स्तनधारी जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, मानव की बात करें और पक्षियों की बात करें, तो इनके हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो इनके हृदय में होते हैं मेरे भाई 4 कक्षक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो बैच ले लेना भैया, पूरी बायोलॉजी करवा दूंगा आपके एग्जाम के पहले। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है बायोलॉजी से। मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल पर, मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाने का, मैंने आपके सारे पेपर देखे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। बस जुड़े रहिए मस्त हमारे साथ। इससे पहले कि अगर आपने 80 क्वेश्चन नहीं देखे या 8 क्लास से नहीं देखे, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना मेरे भाई। बाय बाय।